फर्स्ट मूवी में एक्सप्लेन करूंगी बेबी ब्लूज। इस मूवी में जो फैमिली हमें दिखाई गई है उनमें पेरेंट्स और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। मूवी में बच्चों की मदर का नाम मॉम है और फादर का नाम डैड है। हम भी उनके पेरेंट्स के यही नाम लेने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि इस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 6 मंथ्स का है। बच्चों की मॉम सारा दिन अपने बच्चों का ख्याल रखती थी और यही उसकी लाइफ थी। बच्चों का जो डैड होता है वो मोस्टली घर से बाहर ही रहता है, जो कि अपनी फैमिली के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करता था। यही वजह है कि वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। बच्चों की मॉम अपने हस्बैंड को काफी मिस करती थी और उसकी कमी फील करती थी और वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तंग आ चुकी थी। और तो और उनका घर खेतों के बिल्कुल बीच में था, जहाँ पर उन लोगों के घर के अलावा और कोई घर भी नहीं था। बस खेतों में एक स्ट्रॉ मैन था। इवन घर का सामान भी काफी ज्यादा पुराना था। उन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि डैड की इनकम काफी कम थी, इसीलिए उनके लिए सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट था। फिर हम मॉम को देख पाते हैं जो कि काफी अपसेट होती है। वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है और हर वक्त रोती रहती है। उसे कोई भी आवाज पसंद नहीं थी, वो हर वक्त खामोशी ही चाहती थी। इवन वो अपने बच्चों की आवाज से भी इरिटेट हो जाती थी। लेकिन उसका हस्बैंड उसकी ऐसी हालत पर गौर नहीं करता, बल्कि उसे इग्नोर करता है। लेकिन उनके बड़े बेटे जिसका नाम जिमी होता है, उसे रियलाइज होता है कि मेरी मॉम हमेशा सैड रहती है। ये बात वो अपने फादर से भी शेयर करता है, लेकिन उसका फादर कहता है कि तुम्हारी मदर डिप्रेशन का शिकार है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है, अदरवाइज वो नॉर्मल है, तुम फिक्र मत करो। हम देखते हैं कि उन लोगों के घर में एक रेडियो भी है। जिमी का डैड उसे वो रेडियो चलाना सिखा रहा होता है, जिससे वो इमरजेंसी की सूरत में इस रेडियो को यूज कर सके और मदद बुला सके। और कहता है कि तुम अपने सिबलिंग्स और अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकिन हम देखते हैं कि मॉम की मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही है। वो शीशे में देखकर खुद से बातें करने लगती है और वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो अब नॉर्मल है। उसे हर तरफ खून ही खून दिखता है। वो खून अपने लिप्स पर लगाकर क्रीपी स्माइल देती रहती है। डैड अपने काम के लिए चला जाता है। उनकी मॉम को आज काफी गुस्सा आया हुआ था। बच्चे घर में शोर मचा रहे होते हैं। उन बच्चों का शोर सुनकर उनकी मॉम बिल्कुल पागल बन जाती है। जैसे वो एक प्लेट को जोर से जमीन पर पटक देती है, जिससे उसके बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। फिर मॉम अपने 6 मंथ्स वाले बच्चे को ऊपर ले जाती है, ये कहते हुए कि मैं इसे नहलाने ले जा रही हूँ। लेकिन जिमी जानता था कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसकी मॉम ने उसके छोटे भाई को नहलाया था। इसीलिए जिमी चेक करने के लिए जाता है कि आखिर ये क्या चक्कर है। जिमी को बिस्तर पर उसका छोटा भाई मिलता है, जिसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, क्योंकि वो मर चुका था। ये देखकर जिमी अपनी मॉम को बुलाता है। तभी वहाँ पर जिमी की सिस्टर भी आ जाती है। मॉम अपनी बेटी को छोटी सी शरारत की वजह से काफी अब्यूज करती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जिमी मॉम को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन मॉम जिमी को पुश करती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिमी को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसकी सिस्टर को पानी में डुबोकर मार रही है। जिमी ये देखकर समझ जाता है कि वो छोटे बेबी को भी मॉम नहीं मारा होगा। अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जिमी अपनी मॉम पर अटैक कर देता है, जिससे मॉम बेहोश हो जाती है और जिमी अपनी बहन को बचा कर लेटा देता है। थोड़ी देर बाद जिमी की सिस्टर को होश आ जाता है। जिमी अपने छोटे भाई को एक मेल नेबर के पास भेजता है, जो कि कुछ दूरी के फासले पर ही रहता था। खुद वो अपनी बहन को लेकर घर के पीछे छुपने जाता है, लेकिन मॉम होश में आ चुकी थी और वो अपने दूसरे बेटे को भी पकड़ लेती है। वो मिरर से अपने बेटे पर बार बार हमला करके उसे भी मार डालती है। 2 बच्चों की जान लेने के बाद वो पागल मॉम दोनों सर्वाइवर्स बच्चों का पीछा करती है। अब दोनों सिबलिंग्स छुपने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो होती है एक ट्रैक्टर की आवाज, जिसमें उनकी मॉम होती है जो कि उनका पीछा कर रही होती है। जिमी एक पत्थर उठाकर ट्रैक्टर की तरफ मारता है, जो कि सीधा आकर उसकी मॉम को लगता है, जिससे मॉम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और दोनों भाई मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगते हैं। जिमी की सिस्टर गिर जाती है, लेकिन जिमी उसे संभालते हुए सामने वाले फार्म हाउस में आ जाता है। वहाँ वो अपनी सिस्टर की बैंडेज करने ही वाला होता है कि तभी एक बार फिर से उन्हें ट्रैक्टर का साउंड सुनाई देता है। जिमी की सिस्टर चल नहीं पा रही थी, इसीलिए उन दोनों को वहीं पर छुपना पड़ता है। जिमी अपनी सिस्टर को कहीं पर छुपाकर खुद भी कहीं पर छुप जाता है। तभी मॉम उसी फार्म हाउस में आ जाती है। मॉम अब बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुकी थी। उसके कपड़ों पर बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ था और वो एक अजीब सी स्माइल पास कर रही होती है। एक मोमेंट पे तो वो मदर जैसा बिहेव कर रही होती है, जबकि दूसरे मोमेंट में वो एक किलर जैसा बिहेव कर रही होती है। उसके बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं, ये बात वो बेयर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए गुस्से में आकर वो चीजों को फेंकने लगती है और वहाँ पर पड़ा एक बड़ा फोक उठाकर आस पास मारती है। सडन उसकी
नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई थी, लेकिन उस मॉम को अपनी बेटी पर तरस नहीं आ रहा था। वो उस बड़े से फॉक्स से अपनी बेटी को मार डालती है। ये सब कुछ जिमी भी देख लेता है। मॉम एक बार फिर से खून में लथपथ हो जाती है। जिमी वहाँ पर पड़ा हुआ सारा सामान मॉम पे फेंक देता है। खुद वो किचन में जाकर छुप जाता है। जिमी अपनी मॉम से छुपने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह उसकी मॉम को ये पता चलता जा रहा था कि आखिर वो कहाँ पे छुपा हुआ है। जिमी को डराने के लिए मॉम एक चिकन के साथ बहुत ज्यादा बेदर्दी से बिहेव करती है। अब वो एक बुचर्स नाइफ लेकर जिमी का पीछा करती है। जिमी एक जगह पर होता है और वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। मॉम आगे आकर बुचर्स नाइफ से जिमी के पाँव को इंजर्ड कर देती है। यहाँ पर आने की वजह से जिमी की उसी पाँव में कीलें भी चुभी हुई थी, जिसकी वजह से उसे काफी पेन हो रही थी। वो प्रे करने लगता है कि किसी न किसी तरह मेरी मॉम नॉर्मल हो जाए। सडन वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो कि उनके नेबर का डॉग था। वो डॉग मॉम पर अटैक कर देता है, जिससे जिमी को वहाँ से मौका मिल जाता है भागने का, लेकिन मॉम उस डॉग पर अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो खुद भी वहाँ पर बैठ जाती है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी। उनका नेबर भी डॉग की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है और मॉम उसे भी मार डालती है। फिर मॉम अगेन जिमी को ढूंढने लगती है, लेकिन जिमी तो घर आ चुका था। जिमी रेडियो के थ्रू अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अपनी सेफ्टी के लिए जिमी अपने पॉकेट में एक नाइफ रख लेता है। जैसे ही मॉम घर में वापस आती है तो जिमी उसे बाथरूम में बंद कर देता है। वो देखता है कि मॉम ने वो रेडियो ही तोड़ दिया है, लेकिन जिमी टूटे हुए रेडियो की मदद से ही अपने फादर से कांटेक्ट करता है और इस बार उसका कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन उसका डैड सिर्फ यही दो वर्ड सुन पाता है, पुलिस, हेल्प, बस यही दो वर्ड्स और कुछ भी नहीं। मॉम बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसी रूम में आ जाती है और इस बार वो पूरी तरह रेडियो को तोड़ डालती है। जिमी बिल्कुल बेबस हो गया था। उसे बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी मॉम उसके सामने मौत के रूप में खड़ी हुई थी। लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए वो आखिरी कोशिश करता है। वो अपने मॉम के पाँव पर नाइफ से स्टैब कर देता है, जिससे मॉम को पेन होती है और जिमी मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले मॉम जिमी पर अटैक कर देती है। यहाँ पर आके जिमी की हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है। मॉम जिमी का गला दबाने लगती है, लेकिन जिमी मॉम को पुश करता है और नीचे भाग जाता है। लेकिन इस बार तो हद पार हो जाती है, क्योंकि मॉम गन लेकर जिमी का पीछा कर रही थी। किचन में आते ही उसे गैस लीक होने की स्मेल आती है और ये गैस जिमी ने पहले ऑन की थी। पूरे घर में गैस फैल चुकी थी। जिमी के पास एक माचिस होती है। मॉम की मना करने के बावजूद भी वो उस माचिस से घर में आग लगा देता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जिमी जाकर बाहर गिरता है। किसी तरह जिमी खेतों में आ जाता है और वहाँ आकर वो बेहोश हो जाता है। तभी जिमी के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और सुबह तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस वहाँ पर अपनी इंक्वायरी कर रही होती है। पुलिस को घर में 3 बच्चों की डेड बॉडीज और जख्मी जिमी भी मिलता है। जिमी को होश तो आ चुका था, लेकिन वो गहरे सदमे में था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फिर हम काफी टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिमी ट्रीटमेंट के बाद अब कहीं जाकर नॉर्मल हालत में आया था। उसके डैड उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जिंदा है। इसी हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। वो डॉक्टर्स का कहना था कि मॉम को एक ऐसा डिप्रेशन हो गया था जिसे बेबी ब्लूज कहा जाता है। ऐसा मॉम के साथ चिल्ड्रन की बर्थ की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और पागल बन गई। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि इस वक्त भी वो प्रेग्नेंट थी। जिमी ये सारी बातें सुनकर डर जाता है। लास्ट सीन में हमें मॉम दिखाई जाती है, जिसकी हालत अभी भी काफी खराब थी। उसकी आंखों में जरा भी शर्मिंदगी और पछतावा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ही बेबी ब्लूज मूवी एंड हो जाती है। और अब मैं सेकंड मूवी ऑर्फन किलर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी के शुरू में हमें एक इंजर्ड लड़की दिखाई जाती है, जिसे एक किलर टॉर्चर कर रहा होता है। वो किलर काफी फेमस होता है। उस किलर का नाम होता है ऑर्फन किलर, और जिस लड़की को वो किलर टॉर्चर कर रहा होता है उसका नाम होता है ऑड्री। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ऑड्री और वो ऑर्फन किलर बहन भाई हैं। ऑड्री अपने भाई को कहती है कि मैं तो तुमसे उसी दिन से नफरत करती हूँ जब तुम छोटे थे। ये सुनकर ऑर्फन किलर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मारकर पेरेंट्स के पास भेज देता हूँ, और वो ऑड्री पर ये कहकर अटैक कर देता है। फिर हमें एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर ऑर्फन किलर अपनी बहन ऑड्री को क्यों मार रहा था। ऑड्री एक डांस टीचर होती है और उसका बेस्ट फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर था। आज की डांस कंपटीशन में ऑड्री की टीम का डांस था। सबसे पहले ऑड्री चर्च में जाकर प्रे करती है। फादर भी उसके लिए प्रे करते हैं। इसके बाद ऑड्री हॉल में आ जाती है, जहाँ पर वो डांस परफॉर्म होना था। वो देखती है कि उसके स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो अपने स्टूडेंट्स को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। असल में वो स्टूडेंट्स एक स्टोर रूम में होते हैं,
जहाँ पर वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि मेरे फादर भी इसी स्कूल में पढ़ते थे और उसके फादर ने उसे बताया है कि एक किलर भी इसी स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम था ऑर्फन किलर, और जो हमारे डांस टीचर ऑड्री है वो ऑर्फन किलर की सिस्टर है। एक दिन मिस ऑड्री को कोई अडॉप्ट करके ले गया और ऑर्फन किलर अकेला ही रह गया। ऑड्री विंडो के बाहर से एक स्ट्रेंजर को देखती है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। सडन वो स्ट्रेंजर गायब हो जाता है जिससे ऑड्री काफी शॉक्ड रह जाती है। फिर ऑड्री को वो स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और ऑड्री उन्हें अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ ऑर्फन किलर उसी स्कूल में आ गया था और सबको मारने के लिए वो अपने साथ एक मशेटी भी लाया था। एक लड़का स्कूल के पास बैठा हुआ स्मोकिंग कर रहा होता है कि अचानक उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो चेक करने के लिए जाता है, तभी ऑर्फन किलर उसके सामने आकर उसके मुंह में वो मशेटी घुसा देता है जिससे उस लड़के की डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्फन किलर फादर की एक पिक जला देता है क्योंकि वो गॉड्स पर बिलीव नहीं करता था। स्कूल के बैक डोर पर किलर रेजर वायर लगा देता है ताकि कोई बाहर ना आ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन काफी अच्छा चल रहा था जिसकी वजह से ऑड्री काफी खुश होती है। ऑड्री के स्टूडेंट्स उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। ऑड्री जब लॉकर ओपन करती है तो उसे अपने भाई यानी ऑर्फन किलर का मास्क वहाँ पर मिलता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो उन स्टूडेंट्स पर काफी गुस्सा होती है और उन्हें डांटती भी है। जब ऑड्री वहाँ से चली जाती है तब ऑर्फन किलर यानी ऑड्री का भाई वहाँ आकर अपना मास्क ले लेता है। सब स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा चुके थे लेकिन एक फीमेल स्टूडेंट अपने फादर का वेट कर रही होती है। एड्री अपने बचपन का वो वक्त याद करती है जब वो और उसका भाई बाथ टब में खेल रहे थे जबकि उनके पेरेंट्स किचन में थे। लेकिन तभी वहाँ पर रोबर आ जाता है जो उनके फादर को मार डालता है। उनकी मदर पुलिस को कॉल कर देती है और वो रोबर उसे भी मार डालता है। दोनों बच्चे बाथरूम से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रोबर से दोनों बच्चे जान बचाने के लिए वहीं पर छुपे रहते हैं। ऑड्री ये सब कुछ याद करके काफी सैड हो जाती है क्योंकि इस दुनिया में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका कोई भी नहीं था। किलर देखता है कि एक लड़की स्कूल में बिल्कुल अकेली रह गई है। वो उस लड़की के पास आकर रेजर वायर से उसका गला दबाने लगता है। गला कटने की वजह से उस लड़की की डेथ हो जाती है। ऑर्फन किलर अपने बचपन के फ्लैशबैक को याद करके तोड़ फोड़ करने लगता है। वो याद करता है कि उनके पेरेंट्स के मर्डर के बाद उन लोगों को ऑर्फनेज में भेज दिया गया। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ वो लोग रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते या जिनका इस दुनिया में ही कोई नहीं होता। ऑर्फनेज में एक बच्चा उसकी सिस्टर को काफी तंग करता था। उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए एक दिन ऑर्फन किलर उस बच्चे को बैट से हिट करता है जिससे वो मर जाता है। पनिशमेंट देने के लिए नन्स ऑर्फन को टॉर्चर किया करती थी। उन्होंने ऑर्फन किलर के फेस के लिए एक क्रीपी सा मास्क भी बनाया ताकि बच्चे उससे डरे और दूर रहें और उसे हमेशा एक ही रूम में कैद करके रखा गया। एक दिन ऑर्फन किलर सिक्योरिटी गार्ड्स को मार कर भाग जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर स्कूल के गार्ड को देखता है। वॉशरूम में ऑर्फन किलर गार्ड का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऑड्री स्कूल से जा रही होती है तो उसके हाथ पर रेजर वायर लगने की वजह से कट लग जाता है। वो फौरन समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अजीब चल रहा है। वॉशरूम में ऑड्री उस गार्ड की डेड बॉडी को देखती है जिसे देखकर वो डर की वजह से चिल्लाती है। चीख की आवाज सुनकर एक वर्कर वहाँ पर आ जाता है। ऑड्री उस वर्कर को बताती है कि मैंने वॉशरूम में किसी की डेड बॉडी देखी है। वो वर्कर जब डेड बॉडी देखने के लिए जाता है तब किलर नाइफ से उस पर स्टैब कर देता है जिससे उस वर्कर की भी डेथ हो जाती है। फिर किलर उसका सर काटकर ऑड्री के सामने फेंकता है। ऑड्री डरकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक चर्च में आ जाती है। ऑड्री का पीछा करते करते वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। चर्च का फादर किलर को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन किलर फादर पर अटैक करके उसके पेट में नाइफ से स्टैब करता है। ये देखकर ऑड्री फिर से डरकर वहाँ से भाग जाती है। किलर एक कुल्हाड़ी लेकर अब उसका पीछा करता है। ऑड्री को तभी एक नन मिलती है जो कहती है कि मैंने एक आदमी को देखा है जिसने मास्क पहना हुआ है और वो सबको मारता जा रहा है। ऑड्री कहती है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा क्योंकि वो पागल है। ऑड्री नन को कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि किलर ने उस नन की आवाज सुन ली थी और वो उस कुल्हाड़ी से नन पर अटैक करके उसे मार डालता है। मौका मिलते ही ऑड्री एक पाइप से किलर पर अटैक कर देती है लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ऑड्री बचपन से ही अपने भाई को डिसलाइक करती थी। फिर एक दिन ऑड्री को कोई अडॉप्ट करने आया। ऑड्री ने अपने भाई को कहा कि प्लीज मुझे उन लोगों के साथ जाने दो। वो ऑर्फन किलर को कहती है कि मैं हमेशा
हमेशा याद रखूंगी कि तुम मेरे भाई हो और तुमसे मिलने भी आया करूंगी। ये सुनकर किलर ने उसे अलाउ कर दिया कि वो उन लोगों के साथ चली जाए, लेकिन ऑड्री ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और वो कभी भी किलर से नहीं मिलने आई। इसीलिए ऑर्फन किलर अपनी बहन से बदला लेने के लिए इतने सालों बाद यहाँ पर वापस लौटा। ऑड्री का बेस्ट फ्रेंड देखता है कि अभी तक ऑड्री घर पर नहीं आई है। उसे ऑड्री की फिक्र होती है और वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। ऑर्फन किलर अपनी बहन ऑड्री को बांध कर लटका देता है। वो ऑड्री को कहता है कि हम दोनों एक ही ब्लड लाइन है, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। तुम मुझे उस टाइम छोड़कर चली गई जब मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें एहसास करवाने के लिए तुम्हें टॉर्चर करूंगा, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि मैंने कितना टॉर्चर सहा है। एक फादर को ऑर्फन किलर बांध कर वहाँ पर लाया होता है। वो फादर ऑर्फन किलर से अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वो कहता है कि गॉड तुम्हारी हेल्प करेगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ऑर्फन किलर कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड अच्छे होते हैं, लेकिन मैं उन पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब हमें उनकी हेल्प की जरूरत होती है तो वो हमारी हेल्प नहीं करते। फिर ऑर्फन किलर एक सॉ उठाता है। वो फादर को कहता है कि मैं तुम्हारा एक हाथ काटने वाला हूँ, देखते हैं कि तुम्हारे गॉड तुम्हें बचाते हैं या नहीं। ये कहते ही वो उस फादर का एक हाथ ही काट डालता है। फिर ऑर्फन किलर ऑड्री के पास जाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जुबान काटने वाला हूँ। जैसे ही ऑर्फन किलर उसकी तरफ बढ़ता है, वो उसकी 2 उंगलियां काट कर ही खा जाती है, जिससे ऑर्फन किलर को काफी दर्द होता है। ऑर्फन किलर उसके पाँव में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है। ऑड्री को बहुत ज्यादा दर्द होती है और उसकी काफी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहाँ पर ऑर्फन किलर को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऑड्री को ढूंढने वहाँ पर आया था। वो ऑड्री को पुकार रहा था। आवाज सुनकर ऑड्री फौरन पहचान लेती है कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो कि मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया है। ऑर्फन किलर उस लड़के पर भी अटैक कर देता है। ऑर्फन किलर उसे इतना मारता है कि उसे इंजर्ड करके वहाँ से चला जाता है। ऑड्री किसी तरह रेजर वायर से अपने हाथ पाँव को खोल लेती है। ऐसा करने से उसका काफी खून भी बह जाता है और उसे काफी दर्द भी होती है। फादर ऑड्री को कहता है कि प्लीज तुम मुझे मार डालो, ताकि मुझे इस पेन से रिलीफ मिल सके। ऑड्री फादर पर अटैक करके उसे मार डालती है। ऑड्री वहाँ से भाग जाती है। ऑर्फन किलर जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि ऑड्री वहाँ पर नहीं है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है। मौका मिलते ही ऑड्री ऑर्फन किलर के सर पर कुल्हाड़े से स्टैब करके उसे मार डालती है, जिससे सीरियल किलर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। ऑड्री के फ्रेंड को भी होश आ चुका था। ऑड्री छत पर आ जाती है ताकि वो चिल्लाकर मदद बुला सके। तभी वो देखती है कि उसका भाई ऑर्फन किलर अभी जिंदा है, जो कि कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया गया है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ऑड्री अपने भाई को कहती है कि मैं बचपन से ही तुम्हें डिसलाइक करती हूँ, तुमसे नफरत करती हूँ। यहाँ पर सीरियल किलर कहता है कि मैं मार कर तुम्हें पेरेंट्स के पास भेज रहा हूँ। तभी ऑड्री का बेस्ट फ्रेंड वहाँ आकर ऑर्फन किलर को शूट कर देता है, जिससे ऑर्फन किलर नीचे जाकर गिरता है और उसका काम तमाम हो जाता है। फिर हमें काफी सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है। हमें ऑड्री दिखाई जाती है जो कि कहीं और पर सेटल्ड हो गई थी और उसे उसके भाई के हेलुसिनेशंस भी आते रहते थे। ऑड्री को एक पार्सल रिसीव होता है। जब वो उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें वो खून से लथपथ एक स्कल देखती है, जिससे वो डर जाती है और ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।